अपनी वेबसाइट को गूगल पे रैंक कराने के लिए कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हम मिस कर देते हैं और यही आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने गूगल के साइट लेवल फैक्टर्स में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल और स्वागत है आपका इन्फोडॉक्स पे। दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारी ये सीरीज चल रही है गूगल के 200 रैंकिंग फैक्टर्स के बारे में और लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ डोमेन लेवल फैक्टर्स, जो कि 10 डोमेन लेवल फैक्टर्स थे। मुझे उम्मीद है कि आपने उसको देखा होगा, उसको आपने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया होगा। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर शेयर कर दूंगा, आप लोगों को दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दूंगा, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा फ्रेंड्स। उसके अंदर मोस्टली आप किस तरीके से एक नया डोमेन अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं ब्लॉग, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या एक्सटेंशन होना चाहिए, किस तरीके से आप ऐसा डोमेन सेलेक्ट करेंगे जो गूगल के अकॉर्डिंगली आप उसको ईजिली रैंक करा पाएंगे। इनफैक्ट अगर आपका ऑलरेडी ब्लॉग है और आप एक्चुअली डोमेन ले चुके हैं, तब भी उसमें से कुछ फैक्टर्स आपके लिए काम के होंगे और उन फैक्टर्स का यूज करके आप डेफिनेटली बेनिफिट उठा सकते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइट लेवल फैक्टर्स, क्योंकि डोमेन के बाद आता है साइट। साइट आप बना लेते हैं एक डोमेन लेकर के, तो साइट को अगर आप प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि मैंने अधिकतर साइट्स में देखी है आप मिस कर देते हैं, तो आप कहीं ना कहीं गूगल के रैंकिंग फैक्टर्स को कंप्लाई नहीं करते और आपकी रैंकिंग उस स्पीड से नहीं बढ़ पाती है जिस तरह से वो बढ़नी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 15 साइट लेवल फैक्टर्स। और इतना ही नहीं है, अभी 15 को करने के बाद हमारे 25 साइट लेवल फैक्टर्स कंप्लीट होंगे। अभी हमें डिस्कस करने हैं गूगल के 200 रैंकिंग फैक्टर। तो आपने अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए बिना किसी देरी के, अभी इसी वक्त, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मैं नहीं चाहता कि आप उसमें से कोई भी वीडियो मिस करें और कहीं ना कहीं वो आपकी रैंकिंग पे इफेक्ट करेगा। आप बहुत आसानी से अपनी वेबसाइट को जल्दी रैंक करा सकते हैं अगर इन रैंकिंग फैक्टर्स का आप ध्यान रखते हैं। तो आइए चलते हैं, डिस्कस करते हैं गूगल के ये 15 साइट लेवल रैंकिंग फैक्टर्स। फ्रेंड्स, जैसे आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन पे ये स्लाइड है और मैं आपको फिर से ये बता दूं कि ये स्लाइड में कुछ भी आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। ये सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, नीचे मैं एक लिंक शेयर करूंगा, उस लिंक से आप इसको जितनी बार चाहें एक्सेस कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब करके अपने पास भी ले सकते हैं, तो उससे रिलेटेड लिंक मैं आपसे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में शेयर कर दूंगा। तो अभी आप ध्यान दीजिए इसको समझने में, ना कि आप इसको नोट करें, क्योंकि नोट के लिए मैंने आपको बता दिया, बाद में भी इसको रेफर कर सकते हैं। इनफैक्ट इसके अंदर मैं कुछ आपसे और फर्दर रिसोर्सेज के लिंक्स भी शेयर करूंगा। अगर आप और ज़्यादा डिटेल में कुछ गूगल से रिलेटेड, गूगल ने कुछ इंफॉर्मेशन दी है उसको आप रेफर करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ऑल्दो मैं आपको इसमें सारी चीज़ें कवर करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि बेहतर तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ, और इसके बाद भी अगर कहीं आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपको उसमें हेल्प करूंगा। गाइस, सबसे पहला जो हमारा साइट लेवल फैक्टर है वो है कंटेंट से रिलेटेड। तो ये कहता है कंटेंट प्रोवाइड्स वैल्यू एंड यूनिक इनसाइट्स। फ्रेंड्स, जो भी हम ब्लॉग लिख रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, उसका हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है, लोगों तक कंटेंट पहुंचाना, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पहुंचाना। और जब हम उनको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं तो कहीं ना कहीं हम ट्रस्ट गेन करते हैं, और अगर हम उनसे ट्रस्ट गेन करते हैं तो डेफिनेटली आगे की जो हमारा पर्पस है उस ब्लॉग को बनाने का, अपने बिजनेस की वेबसाइट को बनाने का, वो हमारा फुलफिल हो पाता है। तो ये ट्रस्ट गेन करने के लिए हमें अच्छा कंटेंट देना है, ना कि हमें सिर्फ प्रमोशन करनी है। अगर हम अच्छा कंटेंट देते हैं तो प्रमोशन हमारी ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि आप डेफिनेटली जो कंटेंट देंगे वो अपने प्रोडक्ट, बिजनेस, अपनी सर्विस या फिर अपने ब्लॉग के नीश से रिलेटेड ही देंगे। तो जब आपके कंटेंट पे वो ट्रस्ट करने लगेगा तो जो प्रोडक्ट आप ऑफर कर रहे हैं, जो सर्विस आप ऑफर कर रहे हैं, या जो ब्लॉग में आप कोई ऐसा लिंक दे रहे हैं या आपकी एफिलिएट वेबसाइट है उसका लिंक दे रहे हैं, एफिलिएट लिंक उस ब्लॉग पे दे रहे हैं, तो वो सारी चीजें वो फॉलो करेगा आंख बंद करके। तो ट्रस्ट लाना बहुत जरूरी है। तो ट्रस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कंटेंट। और गूगल ऐसी साइट्स को पेनलाइज करता है जो कि एक्चुअली थिन एफिलिएट साइट्स हैं। थिन एफिलिएट साइट्स मतलब ऐसी साइट्स जो लोग एफिलिएट की बना देते हैं,
उसके अंदर वो सिर्फ प्रोडक्ट डालते हैं और प्रोडक्ट का डायरेक्ट प्रमोशन करते हैं, और अधिकतर ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि एक्चुअली सही नहीं होते हैं। तो मैं इसमें आपको यही कहना चाहूँगा, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहे हैं या ब्लॉगिंग में आप एफिलिएट लिंक्स यूज़ कर रहे हैं, तो एक बार थोड़ा सा उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में जानकारी ले लीजिए और कोशिश करिए सिर्फ ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करिए जो एक्चुअली में जेन्युइनली अच्छे हैं। मैं जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि हर प्रोडक्ट आप यूज करके ट्राई नहीं कर सकते हैं, ना इतने टाइम होगा, ना ही एक्चुअली आप हर चीज को परचेज कर सकते हैं, बट डेफिनेटली आप कुछ रिसर्च कर सकते हैं। और क्योंकि इससे फायदा क्या होगा कि आपका ही ट्रस्ट उससे मैटर करेगा। अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा प्रोडक्ट डाल देते हैं जो किसी यूजर को पसंद नहीं आया, उसके लिए सही नहीं था, उसने उसमें पैसा खर्च कर दिया, तो उस प्रोडक्ट की कंपनी से ज्यादा ट्रस्ट वो आप पे लूज कर देगा, क्योंकि वो आपकी ब्लॉग या आपकी एफिलिएट वेबसाइट से ही वहां पे पहुंचा था। तो अगर आप अपना ये एफिलिएट का जो बिजनेस है इसको लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं, तो आपको ट्रस्ट गेन करना सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। गाइस, एफिलिएट मार्केटिंग एक पैसिव इनकम सोर्स है। पैसिव इनकम सोर्स का मतलब ये नहीं है कि आज आपने बेचा और कल कुछ ना हो। पैसिव इनकम सोर्स का मतलब ये होता है कि आज आपने मेहनत करी और लॉन्ग टर्म तक वो आपको उसकी रिजल्ट्स देगा। लॉन्ग टर्म तक रिजल्ट्स कब देगा? जब लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे। अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रस्ट ही करना लोग छोड़ देंगे, आना ही छोड़ देंगे, तो आपकी एक बार सेल्स होने से आपका बेनिफिट नहीं होगा। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप एक ट्रस्टवर्दी बिजनेस क्रिएट करिए, और स्पेशली ऐसा मत करिए कि आप सिर्फ प्रोडक्ट्स डालिए, उसके पीपीसी एड्स और एड्स रन करके उसको लैंडिंग पेज की तरह यूज करके और लोगों को उस पर लेके आइए, चाहे प्रोडक्ट कैसा भी हो। तो आपको इसके लिए मैं गूगल का रिसोर्स भी चेक, आप जैसे यहाँ देख रहे हैं, यू कैन चेक हियर गूगल रिसोर्स फॉर दिस। तो ये रिसोर्स भी मैं शेयर करूंगा, अगर आप चाहें तो इसको और डिटेल में पढ़ना, तो गूगल क्या कहता है इस बारे में, गूगल ने क्या कहा है, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली फाइनली मेरा कहना ये है कि आपका ब्लॉग, आपकी वेबसाइट, आपकी एफिलिएट वेबसाइट विजिटर को वैल्यू प्रोवाइड करनी चाहिए, तभी आप रैंक कर पाएंगे। वेबसाइट जैसा बिजनेसेस सोचते हैं खाली एक विजिटिंग कार्ड नहीं है कि आपकी इंफॉर्मेशन, आपके प्रोडक्ट्स का कैटलॉग नहीं है। आप वेबसाइट को एक कंप्लीट मार्केटिंग इंजन की तरह यूज कर सकते हैं, और ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप मार्केटिंग के जो लोग हैं उनको उससे काफी हद तक रिप्लेस कर सकते हैं। पूरी तरह तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें एक्चुअली आपको मार्केटिंग के लोग चाहिए, बट डेफिनेटली आप काफी हद तक उसका काम वेब पे जो लोग सर्च कर रहे हैं उसके जरिए कर सकते हैं। बट इसके लिए खाली प्रोडक्ट एंड सर्विस नहीं डालना है, आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस से रिलेटेड क्या हो सकती है, तो आप उसके लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उसमें कंसल्टेशन देंगे, आपको हेल्प करेंगे कि कैसे क्या चीज हो सकती है। अगर आप खुद से मेकआउट कर पा रहे हैं तो उससे अच्छी बात ही नहीं होगी। तो गाइस, दूसरा हमारा साइट लेवल फैक्टर है कंटेक्ट अस पेज। जी हाँ, कंटेक्ट अस पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एफिलिएट वेबसाइट्स और ब्लॉग वेबसाइट्स में अधिकतर कंटेक्ट अस देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई भी उस कंटेक्ट एड्रेस पे आपके पास आने नहीं वाला है, क्योंकि ये सारी चीजें वेब पे हैं। बहुत सारे जो ऑनलाइन स्टोर होते हैं वो भी कहते हैं कि हमें कंटेक्ट एड्रेस देने की क्या जरूरत है, हम क्यों दें उसको। बट मेरा कहना ये है कि अगर आपकी बिजनेस की वेबसाइट है, चाहे ऑनलाइन ही क्यों ना हो, तब भी आपका एक रजिस्टर्ड एड्रेस तो है, तो वो एड्रेस आप उस पर जरूर दीजिए। लोगों का उससे ट्रस्ट बढ़ता है। किसी के पास टाइम नहीं है कि आपके एड्रेस पे आएगा। डेफिनेटली अगर आपकी सर्विस या प्रोडक्ट अच्छे हैं तो वो नहीं आएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप खराब प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हैं और लोग आपके पास आएंगे कंप्लेंट करने आपके एड्रेस पे, तो वो भी एक्चुअली नहीं होगा। बट अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर किस बात का डर है एड्रेस देने से? तो एड्रेस दीजिए, एड्रेस से ट्रस्ट बढ़ता है, कस्टमर का भी, गूगल का भी, सभी का ट्रस्ट बढ़ता है। और अगर आपकी मान लीजिए ब्लॉग वेबसाइट है, एफिलिएट वेबसाइट है, तब एड्रेस देने की जरूरत नहीं है, तब वहां आपने सोशल मीडिया लिंक्स और ईमेल आईडी दे सकते हैं, जिससे कोई चाहे तो आपसे कांटेक्ट कर सकता है। अगर आप कोई कस्टमर सपोर्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं तो वो और भी अच्छा होगा। तो यहाँ पे गाइस आता है नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर। तो आपका जो नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर है वो मैच करना चाहिए आपकी वेबसाइट पे जो आपने दे रखा है, वो सेम होना चाहिए आपके सारी जगहों पे जहां जहां आप लिंक्स डाल रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे आप कहीं लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं डायरेक्टरीज में, या जहां पे भी आप डाल रहे हैं, तो ये तीनों चीजें आपकी हमेशा सेम होनी चाहिए। और इसमें एक चीज मैं और सजेस्ट करूंगा स्पेशली बिजनेसेस के लिए, कि आपको अपना गूगल मैप बिजनेस रजिस्टर करना चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं करा है। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा तो बिजनेस ऑनलाइन है, मेरी लोकल सेल्स ही नहीं है, तो मुझे गूगल मैप बिजनेस क्या जरूरत है रजिस्टर करने की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। गूगल मैप बिजनेस आपको काफी अच्छा ट्रैफिक देगा आपके लोकल एरिया में, आपको गूगल की रैंकिंग्स बढ़ाने में हेल्प करेगा।
और ट्रस्ट मी, ये आपको डेफिनेटली आपके जो ऑनलाइन स्टोर है उसके अंदर बहुत हेल्प करने वाला है। तो गूगल माय बिजनेस से रिलेटेड मैंने एक कंप्लीट लोकल एसईओ का वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसको रेफर कर सकते हैं। उसका लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मैं दे दूंगा। तो उसमें मैंने कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताया है कैसे आप गूगल माय बिजनेस रजिस्टर करेंगे और क्या फायदे हैं लोकल एसईओ करने के, उसमें और क्या क्या आपको करना होता है। अगर आपका लोकल बिजनेस है तो भी आपके लिए वो काम का है, आपका ऑनलाइन बिजनेस है तो भी वो आपके लिए बहुत काम का है, उसको जरूर आप फॉलो करिए। आप अगर उस वीडियो को फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो भी आप जा करके गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उन वीडियोस को आप चेक कर सकते हैं। बट गूगल माय बिजनेस को रजिस्टर जरूर कर लीजिए, उसकी लिस्टिंग आपके लिए बहुत काम आने वाली है। गाइस, तीसरा साइट लेवल फैक्टर है डोमेन ट्रस्ट। जी हाँ, ट्रस्ट रैंक। ट्रस्ट रैंक गूगल का एक एल्गोरिथम है और इसके अकॉर्डिंगली गूगल जो है पेजेस को सेपरेट आउट करता है। ऐसे पेजेस जो कि एक्चुअली स्पैम पेजेस हैं और ऐसे जो पेजेस हैं जो कि वैलिड लिंक्स हैं उनको वो सेपरेट आउट करता है। इस एल्गोरिथम के थ्रू एनालिसिस करता है प्रॉपर, और आपका जो सर्फ है, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, उसके अंदर जो रैंक है उसके ऊपर वेरी करती है। और खाली गूगल ही नहीं, और भी बहुत सारे जो सर्च इंजन हैं इसी बेसिस पे काम करते हैं और एनालाइज करते हैं कि कौन से स्पैम पेजेस हैं, कौन से बेटर पेजेस हैं। अगर आपका स्पैम कंटेंट है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कंटेंट वाले सेक्शन में, तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी और आपकी वेबसाइट स्पैम में चली जाएगी, आपका स्पैम स्कोर बढ़ जाएगा। अगर आपका वैलिड कंटेंट है तभी एक्चुअली आपका ये ट्रस्ट रैंक इंक्रीज करेगा और आपकी वेबसाइट आसानी से रैंक करने लगेगी। तो गाइस, इसके अंदर मैं आपको गूगल की पेटेंट फॉर कंफर्मेशन का लिंक भी एक दूंगा, आप यहाँ देख पा रहे हैं, विच यू कैन चेक दिस गूगल पेटेंट फॉर कंफर्मेशन। तो यहाँ से आप आसानी से चेक कर सकते हैं गूगल इस बारे में क्या कहता है, उसके एल्गोरिथम के बारे में आप चेक कर सकते हैं। तो आप अपना ट्रस्ट रैंक इंक्रीज करिए, आप उसके लिए अच्छा कंटेंट ही डालिए, तो यही ये फैक्टर बताता है। तो गाइस, इसके बाद है हमारा फोर्थ साइट लेवल फैक्टर, वो है साइट आर्किटेक्चर। यहाँ आर्किटेक्चर का मतलब है जो मेन्यूज आप दे रहे हैं, जो लिंक्स आप दे रहे हैं, वो सारे के सारे आपके प्रॉपर होने चाहिए। लिंक्स पे प्रॉपर एंकर टैग होना चाहिए। मान लीजिए मैं बता रहा हूँ एसईओ के बारे में, कोई और एक लिंक दे रहा हूँ, तो डेफिनेटली उसका लिंक कहीं ना कहीं एसईओ से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब जो लिंक पे वो आप उस वर्ड पे लिंक दे रहे हैं आपके कंटेंट के, वो लिंक पे सेम कंटेंट होना चाहिए जो उससे रिलेट करता है। क्योंकि जो भी विजिटर है जब उस लिंक पे क्लिक करेगा तो यही सोच के करेगा कि उससे रिलेटेड कंटेंट मिलने वाला है। अगर उसको कुछ और कंटेंट मिलता है तो वो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा, क्योंकि वो विजिटर को आप पे ट्रस्ट नहीं होगा उससे। और दूसरी चीज, सेम चीज जो गूगल के बॉट्स हैं वो भी एनालाइज कर लेंगे। इसके बाद बात आती है जो आपके पेजेस के जो मेन्यूज हैं, आपको उनको ढंग से एक्चुअली उनको ऑर्गेनाइज करना है। अगर आपकी कैटेगरी है, कैटेगरी की सब कैटेगरी है, तो हिसाब से उसको आपको ऑर्गेनाइज करना है। लिंक्स आपके प्रॉपर होने चाहिए, लिंक्स ज्यादा से ज्यादा आपकी जगह पे दिखने चाहिए, जैसे कि हेडर और फुटर दोनों जगहों पे आपको सारे लिंक्स दिखाने चाहिए। कई बार ऐसा होता है मोबाइल पे जब हम वेबसाइट देख रहे हैं तो हमारे लिंक्स नहीं नजर आते हेडर वाले, क्योंकि मोबाइल पे स्क्रीन छोटा होने के कारण वो जो लिंक्स हैं एक मेन्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं, 3 लाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। बहुत से लोग जो नहीं जानते हैं मोबाइल पे एक्चुअली एक्सेस करना है, नए हैं, वो उसको नहीं समझ पाते हैं या वो ऊपर चला जाता है। तब भी अगर फुटर में आपके लिंक्स हैं तो वो लिंक्स पूरे क्लियरली विजिबल होते हैं। तो आप फुटर में लिंक्स अपने जरूर दीजिए और लिंक का आर्किटेक्चर अच्छा रखिए। आप इसके अंदर इमेज ऑप्टिमाइजेशन में आप एक ऑल टैग होता है उसका भी यूज करें, क्योंकि ऑल टैग से होता क्या है गाइस कि आप एक्चुअली में जब वो इमेज लोड नहीं होती है किसी वजह से, किसी की इंटरनेट स्पीड स्लो है, कुछ है, तो वहाँ पे उसको टेक्स्ट नजर आ जाता है। उस टेक्स्ट से वो एक्चुअली ये समझ पाता है कि इमेज किससे रिलेटेड है, अदरवाइज आएगा नो इमेज और वो कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी चीज, इमेज ऑप्टिमाइजेशन में और भी काफी सारी चीजें हैं, जैसे आप अपने इमेज का रेजोल्यूशन, उसका साइज कम करें, उसका एक्चुअल साइज कम करेंगे तो साइट की लोडिंग स्पीड बढ़ेगी और इमेज भी जल्दी लोड हो जाएगी। इमेज ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड अगेन एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में शेयर कर दूंगा, आप चाहें तो उसको रेफर करके इमेज ऑप्टिमाइजेशन समझ सकते हैं। उसमें मैंने सारे टूल्स बताए हैं जो कि फ्री हैं, जिससे आप इमेज को इजीली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे डालने से पहले। तो गाइस, आप सोच रहे होंगे कि हर चीज के लिए मैं वीडियो आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, बट एक्चुअली में अगर मैं ये सारी चीजें यहाँ डायरेक्टली आपको बताने लगूंगा तो ये वीडियो अपने ट्रैक से एक तरफ हो जाएगा और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इमेज ऑप्टिमाइजेशन पता है, जिनको लोकल एसईओ पता है, तो उनके लिए एक्चुअली में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा।
तो सेपरेटली जिनको चाहिए कि वो पर्टिकुलर चीज आगे डिटेल में पढ़नी है, इसीलिए मैं उससे रिलेटेड जो कंटेंट मेरा अवेलेबल है उसका लिंक मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, और वो आपकी इच्छा है कि आप उस कंटेंट को देखिए या वेब पे अवेलेबल कोई और कंटेंट भी आप देख सकते हैं। बट मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको वैल्यू देना, ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन देना जिससे आपको एक्चुअली बेनिफिट हो। खाली ये फैक्टर्स पढ़ लेने या मेरे बता देने से काम नहीं चलेगा जब तक आप इसको आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे गाइस। तो ये बहुत जरूरी है, इम्प्लीमेंट आप तभी कर पाएंगे जब एक्चुअली आप उसको ढंग से समझ पाएंगे। तो इस पर्टिकुलर फैक्टर में अगेन हम देख लेते हैं, आपके जो भी एंकर टैग्स हैं, इनबाउंड आउटबाउंड लिंक्स हैं, वो आपके सही होने चाहिए। आपके जो प्रॉपर नेविगेशन है साइट का, जो लिंक्स हैं, मेन्यूज हैं, वो आपके प्रॉपर होने चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर आपकी प्रॉपर होती हैं तो डेफिनेटली विजिटर के लिए भी इजी होता है एक्सेस करना, उससे आपकी रैंकिंग बढ़ती है, और गूगल के बॉट्स भी उस चीज को एक्नॉलेज करते हैं और वही लिंक्स आपके वेब पे रैंक होते हैं। तो गाइस इसके बाद आता है हमारा फिफ्थ साइट लेवल फैक्टर, जो है रिलेटेड टू साइट अपडेट्स। ऑल्दो गूगल ने कह दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है कि पब्लिशिंग फ्रीक्वेंसी, कितनी जल्दी आप कंटेंट पब्लिश कर रहे हो या कंटेंट आपका कितना पुराना है, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसके एल्गोरिथम को, उसका एल्गोरिथम उस बेसिस पे काम नहीं करता। बट एक जो विजिटर है या आपका एक सब्सक्राइबर है उसके लिए डेफिनेटली ये चीज इम्पैक्ट करती है। अगर आपका सब्सक्राइबर है तो उसको चाहिए कि आपका कंटेंट कुछ कुछ टाइम में आता रहे उसके पास, अदरवाइज वो आपको भूल जाएगा। आप उससे टच में रहें, इसके लिए एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो एक या दो कंटेंट, एक या दो आर्टिकल हर महीने आप पब्लिश करें, एंड डेफिनेटली वो टच में रहेगा, आपकी वेबसाइट पे विजिट करता रहेगा। और आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका ऑब्जेक्टिव यही है कि उनको आप अच्छी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दीजिए, तभी आपने उनको सब्सक्राइब कराया है। वो आपकी साइट पे आएंगे ही नहीं तो सब्सक्राइब कराने का फायदा क्या है। साइट पे आपकी वो तभी आएंगे जब कुछ नया कंटेंट आप लेके आएंगे और उनको उसके बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे, जो कि हो सकता है ईमेल मार्केटिंग के जरिए। तो ईमेल मार्केटिंग के बारे में हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बट यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव है कि साइट पे अपडेट्स, साइट के अपडेट्स में एक चीज और आती है, जो आर्टिकल्स आप पब्लिश करते हैं, वो आर्टिकल्स जब आपके 1 साल 2 साल पुराने हो जाते हैं तो मेरा कहना ये है, मेरे सजेशन है कि आप उनको अपडेट करिए। आप कंपेयर करिए कि उसमें कुछ और नई इन्फॉर्मेशन आ गई है अगर, तो इन्फॉर्मेशन ऐड करिए और उसको अपडेट कर दीजिए। अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं भी आई है तो भी थोड़ा सा चेंज करके उसको आप अपडेट कर दीजिए। क्योंकि गैस होता क्या है कि जब हम वेब पे कुछ भी सर्च करते हैं तो वहाँ पे हमें डेट नजर आती है कि इन्फॉर्मेशन किस डेट की है। तो नॉर्मली ये होता है, आपको भी, आप भी ध्यान दीजिएगा, शायद आप भी ऐसा करते हो, मैं तो अक्सर करता हूँ, जो लेटेस्ट डेट की इन्फॉर्मेशन मुझे दिखती है पहले मैं उसको क्लिक करता हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर वो लेटेस्ट डेट की इन्फॉर्मेशन किसी और की है, आपकी नहीं है, तो क्लिक्स वहां चले जाएंगे और वो इन्फॉर्मेशन उसे वहां पूरी मिल जाएगी तो आपकी वेबसाइट पे नहीं आएगा। और अगर वो इन्फॉर्मेशन उसे वहां नहीं मिलेगी तभी वो आपकी साइट पे आएगा। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि सबसे पहले क्लिक आपके रिजल्ट्स पे हो रेदर देन किसी और के रिजल्ट्स पे हो। तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये चीज भी जरूरी है कि आपकी साइट पे कंटेंट अपडेटेड हो। और दूसरी चीज ये भी है कि मान लीजिए कुछ चेंजेस आ गए, जो कंटेंट आपने डाला है उसमें कुछ नए अपडेट्स आ गए, दूसरे के साइट पे वो अवेलेबल है, आपके पे अवेलेबल नहीं है, और आपका ऑलरेडी रैंक कर रहा था, तो अब आपकी रैंकिंग डाउन आनी शुरू हो जाएगी। तो आपका कंटेंट अपडेटेड रहेगा तो आपकी उस पर्टिकुलर पेज की रैंकिंग बनी रहेगी और रैंकिंग आपकी साइट की ग्रो ही करेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ पेजेस की रैंकिंग बढ़ी फिर डाउन हो गई, फिर नए पेजेस की बढ़ी, तो इस तरीके से तो ओवरऑल साइट आपकी ग्रो नहीं करेगी। रैंकिंग तभी ग्रो करेगी जब जो रैंक कर गया है वो रैंक ही करता रहे और नए पेजेस भी रैंक करते चले जाएं, जिससे आपकी साइट ओवरऑल रैंक करे वेब के ऊपर। ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जो ये चीज करती हैं। तो अपने कंटेंट को अपडेटेड रखिए और पब्लिशिंग फ्रीक्वेंसी पे ध्यान दीजिए। अगर आप एक्चुअली में कोई ब्लॉग रन कर रहे हैं, इनफैक्ट अगर बिजनेस की वेबसाइट भी रन कर रहे हैं, तो ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट एक आर्टिकल, एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन आप अपने सब्सक्राइबर से हर महीने शेयर कर सकते हैं। इसके बाद गाइज आता है प्रेजेंस ऑफ साइट मैप। ये हमारा 6th साइट लेवल फैक्टर है गाइज। इसमें एक्चुअली गूगल ने कह दिया है कि जो HTML साइट मैप है वो गूगल के लिए कोई रेलेवेंस नहीं रखता, एसईओ के लिए रेलेवेंस नहीं रखता। पुरानी वेबसाइट्स में क्या होता था, आपने देखा होगा कि एक साइट मैप का लिंक होता था, साइट मैप का मेन्यू में लिंक होता था और उसके क्लिक करने पे सारी वेबसाइट के लिंक्स दिखते थे। तो ये चीज वर्डप्रेस में भी थी, इसके रिलेटेड प्लगइन्स भी थे, हमने भी इसको काफी यूज किया है। बट अब इस चीज की कोई यूटिलिटी नहीं है, क्योंकि वेब पे जो भी लोग सर्च करके आपकी साइट पे आ रहे हैं वो नॉर्मली तो पेजेस के जो रिजल्ट हैं उससे आते हैं, तो उनको उससे कोई लेना देना नहीं होता। दूसरी चीज, आपका जो साइट आर्किटेक्चर है, आपके जो मेन्यूज हैं, वो अगर आपने अच्छे से डिफाइन किए हुए हैं तो किसी HTML साइट मैप की जरूरत नहीं होती।
और तीसरी चीज, आपकी साइट पे अगर एक सर्च का ऑप्शन है तो वो उसको और आसान बना देता है, क्योंकि साइट अगर आपकी बड़ी है, बहुत सारे पेजेस हैं, तो कोई भी उस चीज को बहुत आसानी से सर्च नहीं कर पाएगा जो इन्फॉर्मेशन वो ढूंढ रहा है। और अगर एक सर्च का ऑप्शन है तो वो कीवर्ड डाल करके आसानी से आपके साइट के रिजल्ट्स को सर्च कर सकता है। तो अब HTML साइट मैप्स की जरूरत नहीं है, बट XML साइट मैप्स की जरूरत है। XML साइट मैप आपका होना चाहिए। अगर आपकी साइट HTML या दूसरी टेक्नोलॉजी में है तो आपको एक फिजिकली XML फाइल बनानी होगी जिसमें जो भी लिंक्स हैं आपके, जो पेजेस आप डाल रहे हैं वो रहने चाहिए। आप नया पेज ऐड करते हैं तो वो भी आ जाना चाहिए। और अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो प्लगइन का यूज करके ये चीज ऑटोमेटिकली बन जाती है, आपको इसमें कोई भी एडिशनल एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजों से रिलेटेड आप चाहते हैं तो मेरे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, साइट मैप से रिलेटेड वीडियो भी अवेलेबल है, किस तरह से कहाँ वर्डप्रेस में साइट मैप मिलता है ये भी हमारा इसमें है। तो आप चाहें तो मेरा यूट्यूब चैनल पे ये चीज ढूंढ सकते हैं, उस पर आप सर्च भी करेंगे जाके तो सर्च में आपको रिजल्ट्स में वो वीडियोस आ जाएंगे। तो गाइज इसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट साइट लेवल फैक्टर है और वो है साइट अप टाइम। जी हाँ गाइज, साइट अप टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आप साइट बना लेते हैं, आप उसके ऊपर अच्छा खासा अपना टाइम लगा देते हैं, एनर्जी लगा देते हैं, एफर्ट्स लगा देते हैं, कंटेंट लिख लेते हैं, बहुत बेहतरीन कंटेंट लिख लेते हैं, बट अगर आपका सर्वर अच्छा नहीं है तो आपको नहीं पता चलेगा। आपकी साइट अक्सर आपकी साइट अप टाइम डाउन रहेगा, उसका उसका डाउन टाइम ज्यादा रहेगा, सर्वर मेंटेनेंस पे रहेगा और कहीं ना कहीं आपकी रैंकिंग को हर्ट करता है। क्योंकि मान लीजिए आपकी साइट चल ही नहीं रही है और आपका कोई लिंक किसी ने क्लिक किया, आपकी साइट पे सर्च रिजल्ट से आ रहा है और आपकी साइट उस समय पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड आ गया, तो दोबारा वो आपकी साइट पे नहीं जाएगा, वो दूसरा कोई लिंक देखेगा, तो ये नुकसान होता है। और दूसरा, जो गूगल के जो बॉट्स हैं वो भी इस चीज को एक्नॉलेज करते हैं और जो आपके इंडेक्स पेजेस हैं वो भी डी इंडेक्स हो जाएंगे। रैंकिंग तो बहुत दूर की बात है, आपके जो इंडेक्स पेजेस हैं वो डी इंडेक्स हो जाएंगे, गूगल में आएंगे ही नहीं और दोबारा गूगल जल्दी से उनको इंडेक्स भी नहीं कराएगा, क्योंकि गूगल फिर से उसको चेक करेगा कि क्या आपकी परफॉर्मेंस अब सही है कि नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसका जो ट्रस्ट स्कोर है वो आपका वेबसाइट का उसकी नज़र में लो हो जाएगा। तो इसलिए एक अच्छा सर्वर यूज करना हमेशा इंपॉर्टेंट है। अच्छे का मतलब नहीं आप बहुत कॉस्टली यूज करेंगे, अफोर्डेबल सर्वर्स पे भी अच्छे सर्वर्स आते हैं और आपकी साइट का अप टाइम अच्छा होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा गाइस, ऐसा होता है, मान लीजिए कि अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी जो एफर्ट्स हैं, आपका जो टाइम है, आपकी जो मेहनत है, उसकी कॉस्ट आपके जो होस्टिंग की कॉस्ट आ रही है उससे ज़्यादा है क्या। अगर होस्टिंग आपकी जितने की भी आती है, थोड़ा बहुत कॉस्ट तो उसमें आपको लगाना पड़ेगा अच्छी होस्टिंग के लिए, तो वो कॉस्ट लगाना बेटर है कि आप एक सस्ती होस्टिंग ले लीजिए, बहुत सारे एफर्ट्स कर दीजिए, एक साल लगा दीजिए और आप अपनी साइट को रैंक ना करा पाए। उससे बेहतर ये है कि आप एक अच्छी होस्टिंग लीजिए, डेडिकेटेडली काम करिए, सारी चीज़ों को फॉलो करिए, जो हम 200 रैंकिंग फैक्टर्स में बताएंगे उन सबको फॉलो करिए, अच्छा कंटेंट दीजिए, आप 3 महीने के अंदर अपनी वेबसाइट को श्योर शॉट रैंक करा लेंगे, ये मेरी गारंटी है। बट चाहिए उसके लिए सारी चीजें फॉलो करना और डेडिकेटेड एफर्ट्स, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होस्टिंग। सारी चीजें भी आपकी होंगी और होस्टिंग नहीं होगी तो आप वो चीज नहीं कर पाओगे। और सेम चीज है, अगर आप पूरे साल लगे रहोगे बेकार होस्टिंग लेकर के और रैंक नहीं करा पाओगे तो जो पैसा भी आपने लगाया है, जो टाइम लगाया है, वो वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपके पैसे की वैल्यू आराम से 1 साल पूरा होते होते आपकी निकल आएगी और इनफैक्ट अगली बार जब आपको होस्टिंग रिन्यूअल करानी होगी तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ आप एक्चुअली ऊपर जा रहे हैं, सक्सेस गेन कर रहे हैं, और दूसरे केस में जहाँ आप बेकार होस्टिंग ले रहे हैं वहाँ आप नीचे जा रहे हैं। तो ये अब आपको डिसाइड करना है, आप खुद ही बहुत समझदार हैं कि आपको किस तरह की होस्टिंग का चुनाव करना है। इसके लिए मैं आपको एक टिप दे सकता हूँ गाइस, मैं 18 ईयर्स से इसी फील्ड में हूँ और मैंने बहुत सारी होस्टिंग्स ट्राई करी हैं, मेरे ब्लॉग्स भी हैं, एफिलिएट वेबसाइट्स भी हैं। तो गाइस मैं अलग अलग होस्टिंग्स को हमेशा ट्राई करता रहता हूँ अपनी नीड के लिए, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता ज़्यादा पैसा खर्च करना, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे को इकोनॉमिकल अच्छी होस्टिंग मिले। तो सेम इन्फॉर्मेशन अपने एक्सपीरियंस से जो मैं अपने लिए सर्च करता हूँ, मैं अपने फॉलोअर्स, अपने क्लाइंट्स से भी शेयर करता हूँ और उससे रिलेटेड आपको एक रिसोर्स मिल जाएगा हमारी वेबसाइट पे। मैं ओपन कर देता हूँ यहाँ पे गाइज, आप जब आएंगे वेबसाइट पे तो यहाँ टूल्स एक सेक्शन है, तो टूल्स में जो टूल्स मैंने इसमें बताए हैं वो सारे हमारे ट्राइड टेस्टेड टूल्स हैं। ज़्यादातर टूल्स हम खुद से यूज़ कर रहे हैं, जो नहीं यूज़ कर रहे हैं हम ऑलरेडी यूज़ करके ट्राई करके
पूरी तरह से सेटिस्फाई होके ही इस पे शेयर करते हैं। यही हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि सारी चीजें हम इसके ऊपर शेयर कर दें। तो आप जब यहाँ पे आएंगे, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स नाम से एक सेक्शन आएगा। यहाँ पे आपको सारी होस्टिंग मिल जाएंगी डिपेंडिंग ऑन योर बजट और आपकी रिक्वायरमेंट। उसके लिए आपको सिंपल एक छोटा सा टेक्स्ट है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। इस टेक्स्ट में मैंने बताया है कि कौन सी होस्टिंग किसके लिए बेनिफिशियल है, तो अपने बजट और इस सब चीज़ों के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन जो भी ऑप्शन हम इसमें देंगे वो अच्छे ऑप्शंस होंगे, जिससे आपको नुकसान नहीं होगा। कहीं ना कहीं आप जो भी आप मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत आपकी सक्सेस होगी। तो गाइस, साइट अप टाइम का आप बहुत ध्यान रखिए, और ये कहीं ना कहीं आपके एक्चुअली गूगल को बैड सिग्नल देता है, आपके कंपटीटर को हेल्प करता है आपसे ऊपर जाने में। 8 फैक्टर है हमारा सर्वर लोकेशन। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर लोग स्किप करते हैं। जब आप एक होस्टिंग परचेज करते हैं तो आपको एक सर्वर लोकेशन पूछी जाती है और लोग उसका ध्यान नहीं देते हैं। डिफॉल्ट सर्वर लोकेशन वही होती है जो होस्टिंग कंपनी जिस कंट्री से रिलेटेड है। तो आपको हमेशा सर्वर लोकेशन अपनी नियरेस्ट लेनी चाहिए। जैसे आप अगर इंडिया में है, कोई सर्वर अगर यूएसए का है, यूके का है, तो एक्चुअली वहाँ पे एशिया लिखा होगा, सिंगापुर लिखा होगा, और जरूरी नहीं है कि इंडिया हो। तो आपको वो लेना चाहिए, और उसका मैं आपको रीजन बता देता हूँ। सबसे पहला रीजन उसका ये है कि जितनी फास्ट सर्वर होगा उतनी जल्दी साइट लोड करेगी। ऑल्दो आज की डेट में इंटरनेट बहुत अच्छा है, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि जो लोग के इंटरनेट अच्छा नहीं है, सिग्नल अच्छे नहीं आ रहे हैं या मोबाइल से यूज कर रहे हैं, उनके लिए वो इम्पैक्ट पड़ता है। कंप्यूटर पे भले ही आपको वो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नजर ना आए, तो इसमें आपको कोई प्राइस का डिफरेंस नहीं आएगा, बट आप अगर अपने नियरेस्ट लोकेशन को लेंगे तो वो बेटर रहेगा। इसका दूसरा रीजन, जो प्रैक्टिकल रीजन मैं आपको बता देता हूँ गाइस। मान लीजिए कि आपकी ऑडियंस तो इंडिया की है और आपने सर्वर ले रखा है यूएसए लोकेशन का, तो दिन में अगर कोई प्रॉब्लम यहाँ पे इंडिया में आ जाती है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, मैं ये नहीं कह रहा कि सर्वर गड़बड़ है, बट टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है, आपको उसके लिए सपोर्ट चाहिए, आपने सपोर्ट के लिए कॉन्टेक्ट करा, तो डेफिनेटली वहाँ इस समय नाइट टाइम चल रहा है, तो वहाँ आपको पॉसिबिलिटी नहीं है कि जल्दी, या हो सकता है सपोर्ट अभी रिस्पॉन्स आपको मिले ही ना। तो उस केस में आपकी साइट का डाउन टाइम हो जाएगा और काफी सारा ट्रैफिक आप लूज कर देंगे। और अगर ऐसी प्रॉब्लम कई बार हो जाती है तो वो गूगल को गलत सिग्नल देती है, विजिटर्स को गलत सिग्नल देती है। तो इसीलिए सर्वर लोकेशन दोनों ही रीजन से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर्वर लोकेशन को हमेशा नियरेस्ट सर्च करिए और इस चीज को आप ध्यान रखिए। इसके बाद गाइस हम आ जाते हैं अपनी 9th साइट लेवल फैक्टर, जो कि अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं आपको दिखाऊंगा ये होता क्या है। ऑल्दो आप जानते होंगे एसएसएल के बारे में, स्टिल जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। गाइस, गूगल ने कह दिया है कि HTTPS यानी SSL होना उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रैंकिंग सिग्नल है। गूगल के लिए उसके विजिटर की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉप प्रायोरिटी है। आप यहाँ पे गूगल का रिसोर्स में अगेन यहाँ पे पीपीटी में दूंगा, आप उसको चेक जरूर कर लीजिएगा, आपको और डिटेल इसके बारे में जाननी है। तो एसएसएल में गाइस बता देता हूँ। जैसे आप ये वेबसाइट देख रहे हैं, हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको ये लॉक सिग्नल दिख रहा है कॉर्नर पे। अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करूँ तो यहाँ HTTPS आ रहा है, तो जो ये S है ये डिनोट करता है कि आपका इसके अंदर SSL है, राइट। अब हम एक दो वेबसाइट ऐसी देख लेते हैं जहाँ पे ये चीज नहीं है। गाइस, एक वेबसाइट जो मेरे नॉलेज में है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं नॉट सिक्योर आ रहा है, और ये पेज कितना टाइम ले रहा है लोड होने में। ये टाइम इसलिए ले रहा है लोड होने में क्योंकि अभी ब्राउजर SSL को सर्च करने की कोशिश कर रहा है, डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और काफी सारा टाइम इसमें वेस्ट कर दे रहा है। तो पेज आपका अभी तक लोड नहीं हुआ, तो एक तो इससे लोडिंग टाइम डाउन हो गया, दूसरा नॉट सिक्योर दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहेगा ऐसी वेबसाइट पे आना गाइस। इसके अलावा गाइस ऐसा भी होता है, मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, एक बार ट्राई कर लेते हैं अगर ये चीज आ पाती है। तो इसमें गाइस क्या होता है कि ब्राउजर पे इस तरह का भी पेज आ जाता है। अब आप मुझे खुद से बताइए, अगर कोई आप वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं और इस तरह का आ जाएगा पेज नॉट सिक्योर लिख करके, इस तरह का ब्लैंक पेज आ जाएगा, तो क्या आप एक्चुअली उस पेज पे जाएंगे? आप कभी नहीं जाएंगे। तो आप नहीं चाहेंगे कि आपकी साइट पे इस तरह से हो सकता है वो वेबसाइट आपके पास ओपन हो रही है क्योंकि वो ऑलरेडी आप ओपन करते रहते हैं, आपकी ब्राउजर में, आपके आईएसपी में सेव्ड है, बट ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा सेम, स्पेशली मोबाइल के केस में तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये चीज है, डिफरेंस है जो मैंने आपको बताया एसएसएल का। तो एसएसएल होना बहुत जरूरी है,
और जो अच्छी होस्टिंग्स हैं, जो कि हमने पीछे एक पॉइंट डिस्कस किया था सर्वर्स के बारे में, उनमें सब में SSL होता है। आप अगर सेपरेटली SSL खरीदेंगे तो काफी कॉस्टली पड़ेगा, बट अगर आप अच्छी होस्टिंग ले लेंगे तो SSL की दिक्कत ऑटोमेटिकली आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो एक अच्छी होस्टिंग लेना बहुत जरूरी है। चीप और फ्री होस्टिंग से काम नहीं बनता एक्चुअली। अगर आपको कुछ करना है, अगर आपको एक्चुअली में कुछ रिजल्ट अचीव नहीं करना है, तो फिर आप कोई भी होस्टिंग लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट डेफिनेटली मैं जानता हूं कि आपको रिजल्ट अचीव करना है, इसीलिए आप डोमेन ले रहे हैं, आप चीप होस्टिंग में कुछ पैसा डाल रहे हैं, या फिर आप एक्चुअली में उसमें एफर्ट्स कर रहे हैं, अपना टाइम लगा रहे हैं, अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, तो आपको अच्छी होस्टिंग लेना ही इंपॉर्टेंट है। चीप होस्टिंग एक्चुअली मत लीजिए। तो गाइस इसके बाद आ जाते हैं अपने 10th साइट लेवल फैक्टर में, और अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है टर्म्स ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी पेजेस। तो गाइस मैंने अधिकतर वेबसाइट्स अगेन यहाँ पे देखी हैं जिसमें ये 2 पेजेस लोग नहीं रखते हैं, और गूगल इसको इम्पोर्टेंट मानता है। जैसे कि गूगल ये कहता है कि इन 2 पेजेस से ही पता चलता है कि आप एक ट्रस्टवर्दी मेंबर हैं इंटरनेट पे, और ये आपकी एक साइट की रेटिंग होती है जिसे हम कहते हैं ईट रेटिंग होती है, एक्सपर्टीज, अथॉरिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस की रेटिंग होती है। तो ये ईट रेटिंग एक्चुअली आपकी इंक्रीज होती है, और वो बहुत मेजरली इम्पैक्ट करती है आपकी साइट की रैंकिंग को। तो ऑल्दो हो सकता है स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पे ब्लॉग्स में ये चीज बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ना करे, बट जैसे जैसे आपका ब्लॉग ग्रो होता चला जाएगा, उस पर ट्रैफिक आता चला जाएगा, अथॉरिटी गेन करता चला जाएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसीलिए इसको आप अगर पहले से रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपकी वेबसाइट को जल्दी रैंक कराने में हेल्प करेगा। तो अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो यहाँ अगेन मैं एक आर्टिकल शेयर कर रहा हूँ ईट रेटिंग से रिलेटेड, आप उसको जरूर रेफर कर लीजिएगा। बट मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ। जैसे वेबसाइट्स पे आप हमारी वेबसाइट पे जाके देखेंगे, यहाँ प्रिवेसी का एक पेज है, टर्म्स ऑफ सर्विस का पेज है, ये आप चेक करिएगा कि आपकी वेबसाइट पे है। तो अगर नहीं है तो ये 2 पेजेस आपको जरूर चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे रिलेटेड कंटेंट कैसे बनेगा, क्या कंटेंट डलेगा, आपको कंटेंट तो पता नहीं है, या फिर ये तो कुछ लीगल कंटेंट लग रहा है तो हमें कहीं इसके लिए एक्सपेंस करना पड़ेगा, लॉयर के पास जाना पड़ेगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं आपको इससे रिलेटेड भी एक टिप दे देता हूँ, जहाँ आप फ्री में इमीडिएटली बहुत मतलब 1-2 मिनट में ही आपको ये सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो गाइस उसके लिए सिंपल है, आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल पे और आपको सर्च करना है टर्म्स ऑफ सर्विस जनरेटर या प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। इतना सर्च करते ही आप देखेंगे कि ये पहला लिंक यहाँ पे आ गया, और ये पहला लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसी के अंदर आप बहुत आसानी से ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब इसके बारे में बताने में मैं अभी नहीं जाऊंगा, इस रिलेटेड भी अगेन एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो वहाँ स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा बताया है। ऑल्दो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे पता है आप इस लिंक पे क्लिक करके खुद से ही वो कंटेंट हासिल कर लेंगे। फिर भी अगर आपको दिक्कत होती है तो उसका लिंक मैं ऊपर शेयर कर दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को जरूर चेक कर लीजिएगा। वहाँ स्टेप बाय स्टेप बताया है कैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस कंटेंट को यहाँ से ले सकते हैं और अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हैं। एंड अगेन ये एक आपका रैंकिंग फैक्टर है जो कि डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाला है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम आ जाते हैं अपने 11th साइट लेवल फैक्टर्स पे। जी हाँ, हमारे 15 फैक्टर्स हैं जिसमें हम 11th पे आ चुके हैं, और ये अगेन इंपॉर्टेंट है, वो है डुप्लीकेट मेटा इंफॉर्मेशन ऑन साइट। तो गाइज ये मेटा इंफॉर्मेशन क्या होती है, पहले तो इसके बारे में जानते हैं। तो जब आप एक्चुअली में गूगल पे सर्च करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये URL है, फिर ये कुछ हेडिंग है जिसे हम SEO टाइटल बोलते हैं। तो ये जो नीचे इन्फॉर्मेशन है ये आपकी मेटा इन्फॉर्मेशन है, जिसे मेटा डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट किसी भी एक वेबसाइट के लिए गूगल नहीं लेता है। पहली जो इन्फॉर्मेशन है उसको लेगा, दूसरे वाले पेजेस को वो रैंक नहीं कराएगा, उनको प्रॉपरली इंडेक्स भी नहीं कराएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन मान लीजिए आपकी मिसिंग है, जो कि अधिकतर साइट्स में जो साइट्स बनाते हैं वो ये डालते ही नहीं है इन्फॉर्मेशन। तो ये मिसिंग अगर ये इन्फॉर्मेशन, तो वो सबको एक्चुअली डुप्लीकेट में ही कंसिडर करेगा। और अगर मान लीजिए 2 पेजेस की सेम भी है तो जो पहला पेज उसको मिलेगा उसको वो ले लेगा, दूसरे को वो नहीं कंसिडर करेगा। तो ये डिफरेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आप HTML या किसी और टेक्नोलॉजी में साइट बना रहे हैं तो आपको इसको मैनुअली डालना पड़ेगा। ऊपर हेड टैग के अंदर अलग अलग मेटा टैग होते हैं, उसमें आपको चेंज करना पड़ेगा। और मान लीजिए ये इन्फॉर्मेशन आप एक्चुअली वर्डप्रेस की वेबसाइट बना रहे हैं तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा आसान है। हर पेज जब आप बनाते हैं उस पेज में आपको नीचे ऑप्शन मिलता है, अगर आपने योस्ट प्लगइन डाला हुआ है तो योस्ट SEO एक बहुत बेहतरीन प्लगइन है। वहां जाके आपको खाली इसका पूरा एक सेक्शन होता है मेटा डिस्क्रिप्शन का, वहां आपको सारे मेटा डिस्क्रिप्शन सेपरेट कर देने हैं, क्योंकि हर पेज का एक्चुअली इंटेंट डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आपने
दो सेम पेजेस बना रखे हैं, सेम इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं। अगर कोई पेज प्रोडक्ट का भी है तो एक पेज जो है प्रोडक्ट का अलग प्रोडक्ट दिखा रहा है, दूसरा अलग दिखा रहा है, तो हर पेज एक्चुअली डिफरेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, तो आपका मेटा डिस्क्रिप्शन भी डिफरेंट हो सकता है। तो अब ये योस्ट के थ्रू कैसे करना है ये भी अगेन मैं यहाँ नहीं बताने जा रहा। फिर सेम चीज मैं ऊपर एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, योस्ट का कंप्लीट ट्यूटोरियल, योस्ट को किस तरह ऑप्टिमाइज करना है, कैसे उसको सेटअप करना है जब भी आप पेज या ब्लॉग बनाते हैं, उसमें मेंशन है, तो उसको चेक कर लीजिएगा, आपको जरूरत लगे, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो गाइस डुप्लीकेट मेटा इन्फॉर्मेशन आपकी साइट की रेटिंग डाउन ले आएगी, उसी की विजिबिलिटी डाउन ले आएगी, और गूगल एक्चुअली में एक ही मेटा टैग को पिक करता है। और इसके अलावा एक और चीज, मान लीजिए आपके दो पेजेस हैं और दोनों ही एक्चुअली एक ही जगह पे यहाँ पे नजर आने भी लगे हैं, अगर सेम उसके अंदर मेटा टैग है, तो यूजर कंफ्यूज हो जाएगा विजिटर की कौन सा क्लिक करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि खाली वो टाइटल पढ़ेगा, वो डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकता है। अगर सेम डिस्क्रिप्शन दो जगह का मिलेगा तो वो खुद से कंफ्यूज हो जाएगा, या हो सकता है वो आप पे ट्रस्ट ना करे। तो ये भी एक कारण है जिससे आपकी रैंकिंग फैक्टर डाउन आ सकता है। तो गाइस इसी के साथ हम आ रहे हैं अपने 12th रैंकिंग फैक्टर, जो कि है ब्रेड क्रम नेविगेशन। जी हाँ, ये ब्रेड क्रम नेविगेशन क्या होता है? तो गाइस जैसे कि मान लीजिए आपकी साइट है, उस साइट पे कई लेवल में पेजेस हैं, मेन्यू है, फिर सब मेन्यू है, फिर उसका सब मेन्यू है, तो आपकी एक हायरार्की है। तो मान लीजिए कोई विजिटर लास्ट लेवल पे पहुंच गया, अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली मैं कहाँ से कहाँ पे आया, और अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि दोबारा आपकी साइट का यूआरएल दोबारा डाले, फिर वो उससे पीछे जाना चाहता है तो वहां जाए। कई बार ये भी होता है कि ब्राउजर का बैक बटन काम नहीं कर रहा है या बैक नहीं होता है, कई साइट्स में ऐसा होता है कि वो बैक हिस्ट्री हटा देते हैं या डिसेबल कर देते हैं, तो उस केस में वो क्या करेगा, उसको कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ पे है? तो ये चीज होती है ब्रेड क्रम नेविगेशन में। और ब्रेड क्रम नेविगेशन विजिटर को ही नहीं, जो गूगल के क्रॉलर्स हैं उनको भी हेल्प करती है पेज को नेविगेट कराने के लिए, और वो कहीं ना कहीं पेज का मार्कअप कैटेगरी वाइज जो है वेब पे क्रिएट करने में भी हेल्प करती है, और ये आपकी रैंकिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए एक बार देख लेते हैं ये ब्रेड क्रम नेविगेशन होता क्या है। तो इसको मैं एक्चुअली आपको समझाने की कोशिश करूंगा एक साइट जो कि है अमेजन की वेबसाइट, उसके थ्रू, क्योंकि गाइज एक्चुअली में ये चीज हर जगह पे एप्लीकेबल शायद उतनी ना हो। रीजन ये है कि आपकी जो वेबसाइट है उसमें ज्यादातर दो ही लेवल्स होंगे जो कि एक्चुअली मैंने देखे हैं। मान लीजिए आपकी एक ब्लॉग वेबसाइट है, तो उस केस में क्या होगा, आपकी मेन वेबसाइट फिर आपका ब्लॉग का पेज, तो 3 लेवल 4 लेवल नेविगेशन अधिकतर नहीं होगा, तो आपको शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इन दैट केस जहाँ पे एक्चुअली में ऐसा नेविगेशन लेवल है, वहां पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, और तब एक्चुअली में आप अगर इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपकी जो रैंकिंग है वो इससे डाउन होगी। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, आप स्क्रीन पे थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे कॉर्नर में ये पे लिंक्स आपको दिख रहे हैं, ये बता रहे हैं कि होम एंड किचन में इस पर्टिकुलर सेक्शन में ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है। तो अब मुझे अगर एक्चुअली यहाँ से साफ पता चल रहा है कि मैं किस सेक्शन में हूँ, और मान लीजिए मुझे इसके अलावा इस सेक्शन में दूसरा प्रोडक्ट ढूंढना है, तो मैं बैक ब्राउजर, आप देख रहे हैं यहाँ पे चल नहीं रहा, मैंने आपको कहा था कुछ साइट्स बैक ब्राउजर डिसेबल कर देती हैं, तो आप अब कैसे जाएंगे पीछे, आप जब बैक ब्राउजर नहीं चल रहा, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे बहुत आसानी से, और आप अगेन उस पर्टिकुलर सेक्शन में पहुंच जाएंगे, और वहां से आप फिर से और दूसरे प्रोडक्ट्स को सर्च कर पाएंगे। तो सबसे आसान चीज विजिटर के लिए ये होती है, और दूसरा ये चीज क्रॉलर्स के लिए भी काम की होती है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ब्रेड क्रम नेविगेशन क्या होता है। अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो योस्ट एसईओ में आप ब्रेड क्रम नेविगेशन आप सेटअप कर सकते हैं। उसके अलावा वर्डप्रेस में अपीयरेंस सेटिंग्स में भी ब्रेड क्रम नेविगेशन को इनेबल डिसेबल करने का ऑप्शन होता है। अगर आप एक्चुअली में ब्रेड क्रम नेविगेशन नहीं इनेबल करना चाहते हैं और उसकी जरूरत भी नहीं है, इतने डीप लिंक्स आपके नहीं है, तो आप उसको डिसेबल ही रखिए, उसको इनेबल करने की जरूरत नहीं है। गाइस इसके बाद आता है 13 फैक्टर, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पीछे के फैक्टर्स में मैंने आपसे बात की कि मोबाइल पे आपकी वेबसाइट इंडेक्स होनी चाहिए। ज्यादातर लोग आज की डेट में मोबाइल से वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं। इनफैक्ट जो लोग सारे दिन कंप्यूटर लैपटॉप पे काम भी करते हैं, जब उनका फ्री टाइम होता है तो वो मोबाइल से ही वेबसाइट एक्सेस करते हैं, क्योंकि सारे टाइम कंप्यूटर पे लैपटॉप पे काम करते करते डेफिनेटली एक थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है, और फिर वो थोड़ा सा अपना जब स्पेयर टाइम फ्री टाइम में होते हैं टीवी के सामने अपना मोबाइल से वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं। और जो लोग कंप्यूटर लैपटॉप पे काम नहीं करते हैं, जो कि अधिकतर है, तो वो तो मोबाइल से ही अपनी वेबसाइट एक्सेस करते हैं। जो लोग बाहर निकले हुए हैं अपने घर पे या किसी फिक्स लोकेशन पे नहीं है, वो भी मोबाइल से ही एक्सेस करते हैं। तो ऐसे करके 85 to 90% लोग आज की डेट में मोबाइल से अपनी वेबसाइट एक्सेस करते हैं।
और क्या आपने सुना है गूगल का मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग के बारे में? गूगल मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग को एनफोर्स करने वाला है जल्दी ही। और ऐसी वेबसाइट जो कि मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, गूगल ने ऑलरेडी उनको पेनलाइज करना शुरू कर दिया। पेनलाइज का मतलब नहीं है कि गूगल आपसे कुछ पैसे ले लेगा। पेनलाइज का मतलब है आपकी रैंकिंग नीचे आ जाएगी और आप समझ ही नहीं पाएंगे कि रैंकिंग क्यों नीचे आ गई। मैंने ऐसी वेबसाइट बहुत सारी देखी हैं जो मोबाइल पे हर वेबसाइट ओपन हो जाती है, बट अगर आपकी वेबसाइट एक छोटे फॉर्मेट में ओपन हो रही है जैसा आपके वेब पे होती थी उसकी एक छोटी कॉपी, तो वो मोबाइल ऑप्टिमाइज नहीं है। मोबाइल ऑप्टिमाइज का मतलब जब मोबाइल पे ओपन हो तब भी फॉन्ट साइज सेम दिखे, तब भी सारी चीजें सेम दिखें, प्रॉपरली वो एडजस्ट हो जाए, आपकी वेबसाइट पे बटन्स और मेन्यूज एक दूसरे के ऊपर ना चढ़े। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मोबाइल ऑप्टिमाइज साइट के लिए हैं, और उसके लिए आपको अपनी वेबसाइट मोबाइल में ओपन करके देखनी पड़ेगी। इनफैक्ट वर्डप्रेस में भी आपकी वेबसाइट बनी है, बूटस्ट्रैप बेस्ड भी है, तब भी ओवरलैपिंग हो सकती है, बहुत सारे बटन या लिंक्स दिख रहे हैं लेकिन क्लिक ऐसा हो ना हो, तो ये आपको पूरी तरह टेस्ट करना पड़ेगा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि मोबाइल ऑप्टिमाइज वेबसाइट के लिए आपको मोबाइल पेजेस अलग से बनाने पड़ेंगे या फिर AMP प्लगइन का या एक्सीलेटर मोबाइल पेजेस टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा, बट मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैंने इन चीजों का भी यूज करा है, इन चीजों को भी जाना है, बट इससे आपके डबल एफर्ट जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो आप सेम पेज को ही मोबाइल के लिए भी यूजर फ्रेंडली बना सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक बार उसको चला के देखना है, समझना है कि मोबाइल पे भी वही वेबसाइट आपकी जो वेब पे ओपन हो रही है प्रॉपर्ली ओपन हो रही है कि नहीं। आपको जहां जो कमी नजर आ रही है उस कमी को आप फिर उसके बाद रेक्टिफाई करें। अगर आप वो कमी रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, वर्डप्रेस जानते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसमें आपकी हेल्प करूंगा। अदरवाइज बहुत सारे रिसोर्सेज जो प्रॉब्लम आ रही है उससे रिलेटेड आप वेब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। बट अल्टीमेट एम ये है कि आपको अपनी वेबसाइट को मोबाइल ऑप्टिमाइज बनाना ही है, क्योंकि जब मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग इनेबल हो जाएगा तो जो वेबसाइट मोबाइल पे अच्छी चलती होंगी वो टॉप पे इंडेक्स करेंगी और बाकी की इंडेक्सिंग नीचे आ जाएगी। भले ही आपकी वेबसाइट बहुत ऊपर रैंक कर रही है लेकिन उसकी रैंकिंग ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी, सेकंड लेवल पे आ जाएगी। फर्स्ट इंडेक्सिंग सिर्फ मोबाइल ऑप्टिमाइज वेबसाइट्स को मिलेगी। तो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। और इसी के साथ अब हम अपने आखिरी दो फैक्टर्स पे आ जाते हैं गाइस। इसमें हमारा 14 फैक्टर है यूट्यूब। अब आप सोच रहे होंगे यूट्यूब का साइट से क्या लेना। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि YouTube के जो वीडियोस हैं उनको प्रेफरेंशियल स्टेटस मिलता है वेब पे रैंक होने का, और उसका कारण एक ही है कि YouTube गूगल का है, तो उसको जो सर्च है उसके अंदर एक्चुअली में बेटर रैंकिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और अगर YouTube का वीडियो आपके साइट के जो ब्लॉग है या पेज है उस पर आ जाए तो वो डेफिनेटली आपके पेज की रैंकिंग को भी बूस्ट करने में हेल्प करेगा। ये होगा क्रॉलर्स के जरिए। दूसरी चीज, अगर कोई विजिटर आपके पेज पे आ रहा है और एक्चुअली उसको एक वीडियो मिल जाता है, वहीं वो वीडियो देखने लग जाता है, तो आपकी साइट का वॉच टाइम या साइट पे जो एक्चुअली में विजिट टाइम है वो बढ़ जाएगा, और वो बढ़ने से कहीं ना कहीं आपकी जो वेबसाइट है वो बहुत स्पीड से रैंक करने लगेगी। तो आप सोच रहे होंगे कि YouTube चैनल तो हमारा नहीं है, अब YouTube पे वीडियो कैसे बनाया जाए। तो इसके लिए मैं आपसे कुछ शॉर्ट चीज शेयर करना चाहूँगा। ऐसे कुछ टूल्स हैं जहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इमेजेस का यूज करके वीडियो बना सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं कि आपने एक ब्लॉग लिखा, उस ब्लॉग से रिलेटेड 8-10 आपने इमेज स्लाइड्स बनाई, इमेजेस बनाई, जो कि आप कैनवा का यूज करके बहुत आसानी से बना सकते हैं। और कैनवा में ही आप उसको वीडियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसको GIF MP4 सब में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी कैनवा के फ्री वर्जन का यूज करके। जी हाँ, फ्री वर्जन का यूज करके आप ये काम कर सकते हैं। उसमें ऑडियो ऐड कर सकते हैं, उसमें म्यूजिक्स होते हैं, फ्री म्यूजिक्स होते हैं, उसके अंदर आप अपनी साउंड ऐड कर सकते हैं। ये सारा काम आप उससे कर सकते हैं। कैनवा अगर आपको नहीं पता है, पहली बार सुन रहे हैं, तो कैनवा एक बहुत इजी ग्राफिक डिजाइनिंग टूल है जिसको सीख के कोई भी जना ग्राफिक डिजाइन करना स्टार्ट कर सकता है। उसके टेम्पलेट्स भी अवेलेबल होते हैं। और कैनवा की अगेन मेरी कई वीडियोस की एक सीरीज है जिसमें मैंने एक कैनवा से रिलेटेड चीजें बताई हुई हैं। और कैनवा आप जाकर के मेरे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपको सारी सीरीज मिल जाएगी। उसमें एक वीडियो है जिसके अंदर मैंने बताया कैसे आप वीडियो बना सकते हैं कैनवा के जरिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको सिंपल करना ये है, आपको कुछ स्लाइड डिजाइन करनी है, आपको जाकर उसको वीडियो में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद आपको एक यूट्यूब चैनल जो कि आराम से आप रजिस्टर कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, वहाँ जाके उसको अपलोड करिए और उस लिंक को ला करके अपनी साइट पे डालिए। आप कर तो ये भी सकते हैं कि आप वीडियो ही डायरेक्टली साइट पे डाल देंगे, बट वो डेफिनेटली आपकी साइट पे लोड क्रिएट करेगा, जल्दी वो एक्चुअली में लोड नहीं होगा, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो बेकार हो जाएगा, और क्रॉलर के एंड से भी ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि यूट्यूब का लिंक होना चाहिए, तभी एक्चुअली आपके पेज को भी वेटेज मिलेगी। तो ये आप अगर सिंपल सा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ये एक एडिशनल चीज़ है, मैंडेटरी नहीं है।
आपके ऊपर डिपेंड करता है एक्चुअली आप जल्दी बूस्ट कराना चाहते हैं। तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है फैक्टर। तो यूट्यूब से इस तरह से आप एक्चुअली में रैंकिंग को इम्पैक्ट कर सकते हैं। गाइज अब है हमारा लास्ट साइट लेवल फैक्टर, वो है साइट यूजेबिलिटी। तो गाइज इसको हम ऑलरेडी मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन में एक बार बात कर चुके हैं, बट एक बार मैं आपको फिर से एक बार इसमें चीज़ें बता देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, कोई साइट अगर डिफिकल्ट एक्सेस करने में, जैसे कि हमने नेविगेशन में देखा था कि प्रॉपरली उसके मेन्यूज डिफाइन नहीं है, कोई चीज़ ढूंढने से नहीं मिल रही, सर्च का ऑप्शन नहीं है, या फिर मोबाइल पे लिंक क्लिक नहीं हो रहा, बटन क्लिक नहीं हो रहा, बटन हाइड हो गया, लिंक हाइड हो गया है, तो साइट की यूजेबिलिटी नहीं रहेगी, कोई भी उस साइट पे क्लिक ही नहीं करेगा। जब मैं आपकी साइट पे जाकर के उसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहा तो फायदा क्या है, मैं छोड़ दूंगा, दूसरी साइट ढूंढूंगा, सिंपल सी बात है। तो जब एक्चुअली मैं ऐसा करूंगा तो आपकी साइट की रैंकिंग तो ऑटोमेटिकली लो होगी। और ये चीज कहीं ना कहीं गूगल के बॉट्स को, क्रोलर्स को भी दिखती है, वो भी इस चीज को टेस्ट करते हैं। मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन में वो इस चीज को जरूर चेक करेंगे कि आपके लिंक्स चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, तो आपका वेबसाइट जो है वो गूगल पे रैंक नहीं करेगी। तो ये थे हमारे 15 साइट लेवल फैक्टर्स, और मुझे उम्मीद है कि आप इनको इम्प्लीमेंट करेंगे और इससे डेफिनेटली आप अपनी परफॉर्मेंस अपग्रेड करेंगे, और मुझे कमेंट करके, मुझे मैसेज करके ज़रूर बताएंगे कि ये फैक्टर्स से आपको कितना फ़र्क पड़ा। और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं इससे रिलेटेड तो आप उसको मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी उसके अंदर हेल्प करूँगा। तो गाइज ये थे हमारे 15 साइट लेवल फैक्टर्स, और इसको लेकर के हमारे 25 गूगल के रैंकिंग फैक्टर्स हो जाते हैं, बट ये अभी 25 ही हुए हैं, 200 फैक्टर्स अभी हैं। तो और बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी बाकी हैं आगे के वीडियोस में। तो आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तुरंत कर लीजिए। मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी इसमें से जो फैक्टर है उसको मिस करें। और आपको वीडियो कैसे लगा ये मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट करके बताइए। कमेंट नहीं कर सकते तो आप एक लाइक ही कर देंगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए, क्योंकि ये सबके काम की चीज़ है, एंड डेफिनेटली जितने लोगों तक ये पहुंचेगी उनका बेनिफिट होगा। एटलीस्ट अपने फैमिली फ्रेंड से तो इसको ज़रूर शेयर करिए। तो गाइज मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेवल गूगल रैंकिंग फैक्टर्स। जैसे कि मैंने आपसे पहले वीडियो में बताया था, हमने इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन कराया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।